मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे, राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भाषा और व्याकरण के आपसी संबंध, इनका महत्व, इनसे लाभ और इनकी उपयोगिता विषय को समझाऊंगी। सबसे पहले हमें भाषा को जानना आवश्यक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। पशु पक्षी आदि जो बोली बोलते हैं, उससे दुख सुख आदि मनोविकारों के सिवा और कोई बात नहीं जानी जाती, किंतु मनुष्य की भाषा से उसके सब विचार भली भांति प्रकट होते हैं, इसलिए वह व्यक्त भाषा कहलाती है। दूसरी भाषाएं या बोलियां अव्यक्त कहलाती हैं। व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार ही नहीं जान लेते, वरन उनकी सहायता से उनके नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं, जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा से धारणा शक्ति की सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख लें, तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो जाता है। भाषा की उन्नत व अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नति व अवनति का प्रतिबिंब है। प्रत्येक नया शब्द एक नए विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलने वालों का इतिहास है। अब हम भाषा और व्याकरण के आपसी संबंध को जानेंगे। किसी भाषा की रचना को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ता है कि उसमें जितने शब्दों का उपयोग होता है, वे सभी बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार के विचार प्रकट करते हैं और अपने उपयोग के अनुसार कोई अधिक और कोई कम आवश्यक होते हैं। फिर एक ही विचार को कई रूपों में प्रकट करने के लिए शब्दों के भी कई रूपांतर हो जाते हैं। भाषा में यह भी देखा जाता है कि कई शब्द दूसरे शब्दों से बनते हैं और उनमें एक नया ही अर्थ पाया जाता है। वाक्य में शब्दों का उपयोग किसी विशेष काम से होता है और उनमें रूप अथवा अर्थ के अनुसार परस्पर संबंध रहता है। इस अवस्था में आवश्यक है कि पूर्णता और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए शब्दों के रूपों में तथा प्रयोगों में स्थिरता और समानता हो। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के नियम बहुधा लिखी हुई भाषा के आधार पर निश्चित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें शब्दों का प्रयोग बोली हुई भाषा की अपेक्षा अधिक सावधानी से किया जाता है। व्याकरण अर्थात अगर हम इसे तोड़ेंगे तो वो उसका रूप होगा विधन आधन करण। इसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण में वे नियम समझाए जाते हैं जो शिष्ट जनों के द्वारा स्वीकृत शब्दों के रूपों और प्रयोगों में दिखाई देते हैं। व्याकरण भाषा के अधीन है और भाषा ही के अनुसार बदलता रहता है। वैयाकरण का काम यह नहीं है कि वह अपनी ओर से नए नियम बनाकर भाषा को बदल दे। वह इतना ही कह सकता है कि अमुक प्रयोग अधिक शुद्ध है अथवा अधिकता से किया जाता है, पर उसकी सम्मति मानना या न मानना सभ्य लोगों की इच्छा पर निर्भर है। व्याकरण के संबंध में यह बात स्मरण रखने योग्य है कि भाषा को नियमबद्ध करने के लिए व्याकरण नहीं बनाया जाता, वरन भाषा पहले बोली जाती है
और उसके आधार पर व्याकरण की उत्पत्ति होती है। व्याकरण और छंद शास्त्र निर्माण करने के वर्षों पहले से भाषा बोली जाती है और कविता रची जाती है। अब हम व्याकरण के लाभ जानेंगे। यहाँ अब यह प्रश्न हो सकता है कि यदि भाषा व्याकरण के आश्रित नहीं और यदि व्याकरण की सहायता पाकर हमारी भाषा शुद्ध, रोचक और प्रामाणिक नहीं हो सकती, तो उसका निर्माण करने और उसे पढ़ने से क्या लाभ? कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि व्याकरण एक शुष्क और निरुपयोगी विषय है। इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि भाषा से व्याकरण का प्राय वही संबंध है जो प्राकृतिक विकारों से विज्ञान का है। वैज्ञानिक लोग ध्यानपूर्वक सृष्टि क्रम का निरीक्षण करते हैं और जिन नियमों का प्रभाव वे प्राकृतिक विकारों में देखते हैं, उन्हीं को बहुधा सिद्धांतवत ग्रहण कर लेते हैं। जिस प्रकार संसार में कोई भी प्राकृतिक घटना नियम विरुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार भाषा भी नियम विरुद्ध नहीं बोली जाती। वैयाकरण इन्हीं नियमों का पता लगाकर सिद्धांत स्थिर करते हैं। व्याकरण में भाषा की रचना, शब्दों की व्युत्पत्ति और स्पष्टता पूर्वक विचार प्रकट करने के लिए उनका शुद्ध प्रयोग बताया जाता है, जिनको जानकर हम भाषा के नियम जान सकते हैं और उन भूलों का कारण समझ सकते हैं जो कभी कभी नियमों का ज्ञान न होने के कारण अथवा असावधानी से बोलने या लिखने में हो जाती है। किसी भाषा का पूर्ण ज्ञान होने के लिए उसका व्याकरण जानना भी आवश्यक है। कभी कभी तो कठिन अथवा संदिग्ध भाषा का अर्थ केवल व्याकरण की सहायता से ही जाना जा सकता है। इसके सिवा व्याकरण के ज्ञान से विदेशी भाषा सीखना भी बहुत सहज हो जाता है। कोई कोई व्याकरण को शास्त्र मानते हैं और कोई उसे केवल कला समझते हैं, पर यथार्थ में उसका समावेश दोनों भेदों में होता है। शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधिपूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। व्याकरण को शास्त्र इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा हम भाषा के उन नियमों को खोज सकते हैं जिन पर शब्दों का शुद्ध प्रयोग अवलंबित है, और वह कला इसलिए है कि हम शुद्ध भाषा बोलने के लिए उन नियमों का पालन करते हैं। अब हम व्याकरण के विभाग समझेंगे। व्याकरण भाषा संबंधी शास्त्र है और जैसा अन्यत्र कहा गया है कि भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनता है और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से लिखी हुई भाषा में एक मूल ध्वनि के लिए प्राय एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास। पहला, वर्ण विचार। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम दिए जाते हैं। शब्द साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति का वर्णन रहता है। और तीसरा आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जिसमें वाक्यों के अवयव का परस्पर संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य बनाने के नियम दिए जाते हैं। मैं अपना व्याख्यान अब यहीं समाप्त करती हूँ।